जो हम लोग पढ़ेंगे बेटे वो है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए प्रॉपर्टी, वो क्या है? तो देखिए जी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुनिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे कि जो चार्ज होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द चार्जेस। चार्ज हमेशा दो तरह के होते हैं, एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव। दूसरी बात, जो लाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज मतलब अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन मेरे पास कोई अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और जिस फिनोमिना से अट्रैक्ट करेंगे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम ये देखेंगे कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी ये बनी कि दो चार्ज दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। नंबर दूसरा, एक जैसे चार्ज जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट नेचर वाले चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। नंबर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो आप लोगों को याद करनी है कि नेचर में किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो हम बोलेंगे उस बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्या है? तो कैरिंग ए चार्ज, अगर कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है, द टर्म्स टू बी यूज दिस इज एन इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कोई बॉडी चाहे पॉजिटिव चार्ज गेन करे चाहे नेगेटिव चार्ज हो उसके पास, अगर उसके पास चार्ज है तो हम बोलेंगे इस बॉडी में इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट, कैरिंग ए चार्ज ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी चार्ज कैरी कर रही है तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। अगली और अहम बात कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि चार्ज बॉडी जो होती है, वी हैव द चार्ज बॉडी, और चार्ज बॉडी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि वो दूसरी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी क्या कर सकती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और ये हम लोगों ने बड़ी छोटी क्लासेस में देखा भी है। जब हम क्या करते थे कि ड्राई हेयर के साथ स्केल को रब करते थे तो हम ये देखते थे कि इस जो स्केल है उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन जो हमारे कागज के छोटे छोटे बिट्स पड़े होते थे, टुकड़े पड़े होते थे, या थर्माकोल के छोटे छोटे बाउट्स पड़े होते थे, जब हम स्केल को रब करते हैं उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्केल वो जो कागज के टुकड़े जिनके पास का नेट चार्ज कितना है, 0 है, उन्हें क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज बॉडी होती है बेटे उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि वो अनचार्ज मटेरियल को, अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और जिस फिनोमिना से अट्रैक्ट करती है वो आज हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना से एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो एक बात तो समझ में आई कि जो चार्ज बॉडी होती है वो दो काम कर सकती है। पहला तो वो अपोजिट चार्ज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और एक न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो हम ये देखकर नहीं बता सकते, एक अट्रैक्शन को खाली देखकर हम ये नहीं बता सकते कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। अगर मेरे पास ये एक बॉडी है और ये बॉडी को मैं एक बॉडी के पास लेकर जाता हूं तो मैं देखता हूं ये सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या मैं श्योर हूं कि इस बॉडी पे चार्ज है? नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी के बीच में भी होता है और यस न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी होता है। अनचार्ज बॉडी के बीच में या न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी होता है और अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में भी होता है। लेकिन मुझे एक चीज से बिल्कुल कंफर्मेशन मिलती है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं, अगर मैं इस वाली बॉडी को इस वाली बॉडी के नजदीक लेके जाता हूं और ये से रिपेल कर देता है, क्या कर देता है, रिपेल, तो क्या मैं बता सकता हूं इस बॉडी पे चार्ज है? यस, क्योंकि रिपल्शन सिर्फ चार्ज बॉडी के बीच में होता है जो एक जैसे नेचर वाली होती हैं। लेकिन अट्रैक्शन तो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में भी होता है बेटे और न्यूट्रल चार्ज बॉडी के बीच में, न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। नेचर में रिपल्शन एक ऐसा मेथड है जो हमें एक्चुअली ये बता देता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। जैसे कि ये मेरे पास फिर से एक ये बॉडी थी, इस बॉडी को मैं, ये वाली चार्ज बॉडी है, इस वाली बॉडी को मैं इस वाली बॉडी के नजदीक लेके गया और मुझे पता लगाना है कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो जैसे मैं इसके पास लेके जाता हूं तो मैं देखता हूं ये सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये इसे अट्रैक्ट करता है तो मेरे पास दो क्वेश्चन बनते हैं कि यार अट्रैक्शन तो अपोजिट चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो मैं ये बता ही नहीं पाऊंगा कि यार ये एक्चुअली में 100% ये बॉडी चार्ज है या नहीं है। लेकिन दूसरे केस में मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जैसे मैं इस वाली बॉडी को एक बॉडी के पास लेके गया और इसने इसको दूर कर दिया तो मैं ये कंफर्म हूं पक्का कि इस बॉडी पे चार्ज है।
क्योंकि रिपल्शन सिर्फ किसके बीच में होता है, सेम चार्ज बॉडी में, सेम चार्ज बॉडी के बीच में होता है, तो पक्का इस बॉडी पे चार्ज है। तो रिपल्शन एक ऐसा मेथड है जो हमें कंफर्मेटरी ये बताता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। ये बात समझ में आई। उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो चार्ज होता है बेटे नेचर के अंदर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज नेचर में कैसा है, और हमें पता है स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर क्या करती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देती है। तो जब हमें बताना होता है कि बॉडी पे कितना चार्ज है, तो हमसे कोई पूछता है चार्ज कितना है, तो हम बताते हैं इतना चार्ज है, इतना चार्ज है। तो इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अगर उस बॉडी का नेचर नेगेटिव है तो नेचर नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिर्फ क्या बताते हैं, उसके बिहेवियर को बताते हैं। लेकिन हम क्या बताते हैं, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, मतलब हम किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो नेचर में वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देती है, दिस इज कॉल्ड क्या। तो चार्ज को बताने के लिए क्या मुझे किसी डायरेक्शन को बताने की जरूरत है, नहीं। तो इसलिए चार्ज नेचर में कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, मुझे बताना है कि इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज तो था, लेकिन कितना चार्ज है। किसी ने पूछा इस बॉडी पे कितना चार्ज है, बता देता हूँ इतना चार्ज है। सिर्फ मैंने बताया, मैग्नीट्यूड बताया, मेरा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर जो कि हम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं वो बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, तो व्हेन ए चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अर्थ इट बिकेम डिस्चार्ज। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो हमने छोटी छोटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है, एक बार मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्जेस दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव। नंबर दूसरे सेकंड की बात करूं, नंबर सेकंड, तो लाइक चार्ज क्या करेंगे बेटे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरिंग चार्ज, नंबर फोर्थ, जो चार्ज बॉडी होती है, चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट किसे, अनचार्ज बॉडी। नंबर फिफ्थ क्या, कि जो रिपल्शन जो है वो क्या है, ट्रू टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। नंबर सिक्स, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और नई कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आप लोगों से बता रहा हूं, कि जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, अर्थ के साथ। जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो बॉडी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो नंबर 7 की बात करूं, इफ ए चार्ज बॉडी is connected to earth it became discharge। अब जरा देखो कैसे होता है ऐसे, जैसे कि सपोज टू बी मेरे पास ये एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी ये बॉडी, और ये बॉडी कैसी है, चार्ज बॉडी है। ध्यान से देखना, दिस इज ए चार्ज बॉडी। अब एक छोटी सी बात देखो कि इसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ये बॉडी कैसी है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इसके अंदर चार्ज कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो चार्ज तो एक जैसे हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल। तो ये सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इन चार्ज पे रिपल्शन की वजह से एक फोर्स काम कर रही है। उस फोर्स के इफेक्ट में, क्योंकि नेचर में जब भी पार्टिकल पर फोर्स लगे तो उसे चलना ही पड़ेगा, तो जब इन चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है, तो उस फोर्स के इफेक्ट में सारे चार्ज पार्टिकल ये क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। चलकर कहाँ जाना चाहते हैं, इस कंडक्टर का साथ छोड़ के इससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या दिक्कत है, बाहर निकल सकते हैं, निकल जाए, क्यों नहीं निकल सकते, इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर क्या है, एयर। क्या है, एयर, और एयर इज द बैड कंडक्टर विच नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो यहाँ पर ये जो चार्जेस है, इन सब चार्जेस के बीच में एक रिपल्शन की स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रही है,
उस फोर्स के इफेक्ट में ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर का साथ छोड़ के इस कंडक्टर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि बाहर कौन बैठा है, एयर, और एयर जो होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर है। और अगर ये बैड कंडक्टर है तो इट विल नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। जब ये चार्ज बाहर जा नहीं सकते और इन सब के बीच में एक रिपल्शन की फोर्स लग रही है, तो उस रिपल्शन की फोर्स के इफेक्ट में अगर ये चल नहीं सकते तो इन सब चार्जेस के बीच में क्या बढ़ जाती है, टेंशन। क्या बढ़ जाती है, टेंशन। तो आज के बाद फिजिक्स में एक शब्द याद रखना है कि अगर पार्टिकल्स के बीच में, अगर चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या बढ़ रही है, टेंशन। रिपल्शन बढ़ने से क्या बढ़ रही है, टेंशन। तो टेंशन बढ़ने से फिजिक्स की एक क्वांटिटी बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल। तो मैं इन दोनों का एक रिलेशन आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि हमें बैक टू बैक हर बार ये शब्द यूज करने पड़ेंगे कि नेचर में अगर रिपल्शन की फोर्स बढ़ेगी, रिपल्शन की फोर्स बढ़ेगी तो नेचर में क्या बढ़ेगा, क्योंकि रिपल्शन की फोर्स बढ़ रही है और चार्ज कहीं चल नहीं सकते, तो अंडर टेंशन उन्हें क्या रहना पड़ेगा, हमेशा अंडर टेंशन रहना पड़ेगा, और टेंशन रहने से क्या बढ़ जाएगा, पोटेंशियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में हम सुनते भी हैं कि ये सुनते हैं कि जो हमारे बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने सुना होगा एक हाई टेंशन वायर होती है, एक मीडियम टेंशन वायर होती है और एक लो टेंशन वायर होती है। सुना है? जो हाई टेंशन वायर होती है वो लगभग कितनी होती है, 1100 वोल्ट की होती है। कितनी होती है, 1100 वोल्ट। और जो हमारी मीडियम टेंशन वायर होती है वो 440 वोल्ट की होती है, और जो लो टेंशन वायर होती है जो हमारे घरों में आती है वो 220 वोल्ट होती है। तो ये वाला जो 1100 वोल्ट है ये क्या है, हाई टेंशन, और जो 440 है ये क्या है, मीडियम टेंशन, और ये 220 वोल्ट क्या है, लो टेंशन। नहीं बात समझ में? तो हम ये देखते हैं कि ये 1100 वोल्ट है, ये 440 है, ये 220 वोल्ट। इनमें क्या बढ़ गया, तो आंसर है यहाँ पर मेरी टेंशन बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, पोटेंशियल। यहाँ पे टेंशन कम है तो पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ टेंशन और कम हो गया तो पोटेंशियल और कम हो गया। इस टेंशन शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वोल्टेज आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अंदर, वो कितनी आती है, हाई टेंशन 1100 वोल्ट। उस ट्रांसफॉर्मर से हमारे पोल तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी होती है, मीडियम टेंशन। उस पोल से हमारे घरों में जो आती है वो कौन सी होती है, लो टेंशन। इसमें होता क्या है, इसका मतलब समझो। अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर की वायर ले लूँ, 1 मीटर की मैंने वायर ले ली, इस 1 मीटर की वायर में यहाँ पर कितने चार्जेस भरे हैं, मान लो 1100 चार्जेस भरे हैं। कितने हैं, 1100 चार्जेस भरे हैं ये। अच्छा, और यहाँ पर भी 1 मीटर की वायर है, इसमें कितने चार्ज भरे हैं, 440। ये भी 1 मीटर की वायर है, इसमें कितने चार्ज भरे हैं, 220। तो तू मुझे देख के बता सकता है इन तीनों के केसेस में से किसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इसमें या इसमें? 1100 चार्ज ज्यादा रिपेल करते हैं उतनी जगह में एज कम्पेयर टू किससे, 440 या 220 है। इसका मतलब इनके बीच में रिपल्शन की फोर्स कैसी होगी, ज्यादा। रिपल्शन बढ़ने से क्या बढ़ेगा, टेंशन, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते, और टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ गया, पोटेंशियल। नहीं समझा? इसीलिए हाई टेंशन, लो टेंशन और मीडियम टेंशन वायर, इनका मतलब ये होता है हाई वोल्टेज, लो मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज। समझ में आ गया? तो आज के बाद ये ना, ये शब्द आप लोगों को अपने डिक्शनरी में फिट कर लेना है। क्या फिट कर लेना है कि अगर चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ रिपेल कर रहे हैं और रिपल्शन से अगर वो चार्ज पार्टिकल फोर्स के इफेक्ट में अगर कहीं चल नहीं सकते, तो रिपल्शन बढ़ने से क्या बढ़ेगा उनके बीच में, टेंशन, और टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। ये पक्का नियम है जीवन से, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे हम टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ गया, पोटेंशियल। तो अब इसमें थोड़ी सी बात सोचो कि जैसे हमने इसमें चार्ज दिए और ये चार्ज सारे के सारे चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन से चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि बाहर एयर है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसका क्या बढ़ जाएगा, टेंशन, क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। तो हमने देखा इसका पोटेंशियल अभी कैसा हो गया, बढ़ गया। अब हमने क्या करा, अब क्योंकि बाहर निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए। क्या चाहिए, रास्ता। और रास्ता कौन देते हैं, कंडक्टर। क्या देते हैं, तो हमने कंडक्टर ली और इस कंडक्टर को क्या करा, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ का साइज कितना, इन्फिनिटी लार्ज है। कितना है, इन्फिनिटी लार्ज है। और जो हमारी अर्थ होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब इसका मतलब समझ क्यों 0 होता है। अब हमारी अर्थ का इन्फिनिटी लार्ज साइज है। कितना है, इन्फिनिटी लार्ज साइज है। अब तो सोच, साइज इतना बड़ा है कि इस अर्थ के अंदर जितने चार्ज आएंगे तो वो चार्ज कहां चले जाएंगे, एक चार्ज उधर चला जाएगा, एक चार्ज उधर चला जाएगा। तो जब चार्जेस फैलना शुरू करेंगे तो उन चार्जेस के बीच में रिपल्शन की फोर्स कितनी होगी, 0। जब रिपल्शन चार्ज पार्टिकल के बीच में 0 हो रहा है तो उनके बीच में टेंशन कितनी होगी, 0। तो पोटेंशियल कितना हुआ, इसलिए हमारी अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। नहीं है बात समझ में? तो
तो हमारी अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर कितने भी चार्ज आ जाए उनके बीच में कभी रिपल्शन हो ही नहीं सकता, और जब रिपल्शन हो ही नहीं सकता तो उनके बीच में टेंशन डेवलप हो ही नहीं सकता, तो पोटेंशियल हमेशा कितना बना रहेगा, जीरो। और हम दूसरा ऐसे मान लेते हैं कि हमारी अर्थ का साइज इतना बड़ा है, इट मींस उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, इन्फिनिटी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इन्फिनिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हमारी अर्थ का, तो नेट चार्ज जीरो है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, जीरो। और जब फोर्स जीरो है तो क्या टेंशन कितना होगा, जीरो, तो रिपल्शन कितना है, जीरो, तो पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो जीरो। क्योंकि रिपल्शन किसके बीच में होता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में। जब चार्ज है ही नहीं तो रिपल्शन कुछ नहीं है, जब रिपल्शन कुछ नहीं तो टेंशन कुछ नहीं है, तो पोटेंशियल जीरो। ये 1 मार्क क्वेश्चन होता है, आपको याद होना चाहिए। हम व्हाई द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। एक छोटा सा क्वेश्चन सुनोगे, अगर मैं आपसे छोटी सी एक एनालॉजी बनाऊं और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये एक कंटेनर है, दिस इज सपोज टू बी ए कंटेनर, और एक कंटेनर मेरे पास ही है, दिस इज सपोज टू बी अनदर कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है और मैंने इस कंटेनर के अंदर भी पानी भरा हुआ है, तो आप मुझे देख के बता सकते हैं ए और बी कंटेनर दोनों में से पानी किस में ज्यादा है, बी में पानी ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा भरा हुआ है एज कंपेयर टू इसके। पानी क्या है, चार्ज, पानी क्या है, चार्ज। तो दोनों को देख, ए और बी हमने देखा, बी के अंदर पानी ज्यादा भरा हुआ है, तो पानी क्या है, चार्ज, तो चार्ज किस में ज्यादा है, बी में। तो हम बोल सकते हैं बी में चार्ज कैसा है, ज्यादा है, और चार्ज ए में कैसा है, कम है। अच्छा, दोनों में से किसका लेवल ज्यादा पानी होगा, ए का लेवल है पोटेंशियल mgh, क्या है, पोटेंशियल mgh। तो हम बोलेंगे ए का पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा है, और बी का पोटेंशियल कैसा है, कम है। बात तो समझ में आती है ना, ओके। अब हमने क्या करा, इन दोनों को एक दूसरे पाइप के थ्रू ऐसा जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों को एक पाइप के थ्रू जोड़ दूंगा तो आप बता सकते हैं पानी कैसे फ्लो करेगा, ए टू बी। ए का क्या ज्यादा है, लेवल, बी का क्या कम है, लेवल। तो ए का क्या ज्यादा है, पोटेंशियल, बी का क्या कम है, पोटेंशियल। तो इसका मतलब पानी क्या है, चार्ज। तो हम ये देखते हैं कि जैसे हम इसको एक पाइप के थ्रू जोड़ते हैं तो पानी कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल और पानी क्या है, चार्ज। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ, चार्ज को फ्लो करने के लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज चल नहीं सकता। तो चार्ज को चलने की दो नेसेसरी कंडीशन हो गई। पहला, चार्ज को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, रास्ता कौन देते हैं, कंडक्टर। नंबर दूसरा, कंडक्टर का रास्ता तो मिल गया, लेकिन अगर उसको दूसरा क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तो चार्ज चल नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं एक पाइप लूं, ये एक पाइप है हॉरिजॉन्टल, यहां पर मैं ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, और मैं यहां पर पानी को रख दूं इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं कि पानी इधर चलेगा या इधर चलेगा। आंसर है कहीं नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज कहीं चल नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसे नीचे कर दूं, इसे ऊपर कर दूं, तो हम देखते हैं दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, कहीं हाइट ज्यादा हो जाएगी, कहीं हाइट कम होगी। तो हमेशा पानी, चार्ज कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये मंत्र बना के हमेशा याद कर लो, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी। इसी को सोचो कि अगर मैं इस कंटेनर को यहां तक भर देता, जबकि इसमें क्या है, चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल कम। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें 100 चार्ज भर दूं, इसमें भी 100 चार्ज भर दूं, तो ज्यादा टेंशन किस में होगी, इसमें होगी, क्योंकि साइज छोटा, इसमें टेंशन कम नहीं है। बात समझ में? तो चार्ज की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसी तरह से तू सोच कि मैंने ये वाली एक चार्ज कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने से ये सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे, क्या करना चाहते हैं, इस कंडक्टर का साथ छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं। अब बाहर निकलने के लिए मैंने क्या दे दिया उसे, कंडक्टर, तो रास्ता भी मिल गया, और क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसा है, हाई, इसका पोटेंशियल कितना है, लो। तो चार्ज कैसे फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम देखते हैं सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, हमारी अर्थ में चले गए। अब ये बॉडी क्या हो गई, अनचार्ज या डिस्चार्ज हो गया। तो बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। उल्टा कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे, क्या थे, पॉजिटिव। तो ये हमारी अर्थ से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा। जब ये अर्थ से नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो बॉडी क्या हो गई, न्यूट्रल। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ को दे या अर्थ से नेगेटिव चार्ज ले, दोनों बात एक ही है। अब ये अगर हमारी अर्थ को पॉजिटिव चार्ज दे देता है तो हमारी अर्थ का पोटेंशियल कितना चेंज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। समुद्र है, समुद्र में से कितना पानी ले लो, ये उसके अंदर कितना भी पानी डाल दो, उसकी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज डालते जाओ, इतना साइज बढ़ाए कि सारे चार्ज फैलते चले जाएंगे और कभी उनके बीच में रिपल्शन होगा नहीं। जब तक रिपल्शन होगा नहीं
टेंशन बढ़ेगी नहीं, पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, हमेशा जीरो ही बना रहेगा। तो ये बात समझ में कि जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, अगली अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है और बड़े छोटे से शब्दों में। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इन दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करता हूँ, तो जैसे मैं इन दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये वाली बॉडी अब एक इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करती है। मैंने एक दूसरी बॉडी ली, दूसरी बॉडी भी एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को ट्रांसफर करती है। तो पहले मैंने एक पेयर ऑफ सेट लिया, तो इसने एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, उसकी स्पीड थी 10। दूसरा पेयर ऑफ सेट लिया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, लेकिन जो उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा उसकी स्पीड थी 40। कितनी है, 40। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, एक बॉडी कम स्पीड के साथ जा रही है, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन कम स्पीड के साथ ट्रांसफर करा, दूसरी बॉडी ने उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड के साथ ट्रांसफर करा, तो क्या दोनों में चार्ज एक बराबर रहेंगे या बदल जाएंगे? तो आंसर है चार्ज रिमेन सेम रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो मास है बॉडी का वो इफेक्ट हो जाता है। कैसे इफेक्ट होता है, इसके लिए हमने एक छोटी सी एक एनालॉजी भी पढ़ रखी है। इसके लिए छोटा सा एक फार्मूला पढ़ा हमने, दिस इज कॉल्ड क्या, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है इस दुनिया में जो बॉडी चल रही है, जिस बॉडी के पास स्पीड है, जिस बॉडी के पास मोशन है, उसका हमेशा मास इंक्रीज होता जाएगा। ऑलवेज इट इंक्रीजेस इट्स मास। वो हमेशा अपने मास को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो कैसे, इसमें एक इक्वेशन होती है, दिस इज m इज इक्वल टू m नोट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। m जो होता है बेटे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी। ये m क्या है, मास ऑफ बॉडी इन मोशन। जब बॉडी मोशन में हो तो उसका मास क्या है, दिस इज m। और ये m नोट क्या है बेटे, m नोट इज रेस्ट मास, रेस्ट मास। जब बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल या स्पीड ऑफ बॉडी, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब छोटी सी एक बात को ध्यान से सुनना, अगर बेटे मैं यहाँ पर किसी एक पार्टिकल की अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है तो v बढ़ जाएगा। तो अगर v बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो 1 में से माइनस करने वाली वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हमको एक बात पता है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस अगर x है, y इज इक्वल टू इस पूरी क्वांटिटी को y मान लिया 1 माइनस x है, तो अगर मैं x की वैल्यू कितनी 0.3 करता हूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है 0.7, तो y मुझे 0.7 मिलता है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0.5 कर देता हूं तो कितनी मिलती है 0.5। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी कर देता हूं 0.9 कर देता हूं तो वैल्यू कितनी मिलती है 0.1। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे जैसे माइनस करने वाली वैल्यू मेरी इंक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे माइनस करने वाली मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो मुझे रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, कम। तो इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो माइनस करने वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस करने वाली वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा ये पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर मेरा पूरा डिनोमिनेटर कम हो गया तो मास क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी तो बात करा कि जैसे जैसे नेचर के अंदर कोई भी बॉडी मूव करती चली जाएगी तो मोशन के साथ साथ क्या होगा, उस बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। क्या चार्ज इंक्रीज हुआ, नहीं, तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी का मास इंक्रीज हो गई होगा। लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में ये थोड़ा अजीब इसलिए नहीं लग पाता, डे टू डे लाइफ में जब हम चलते हैं तो हमारा मास बढ़ रहा है, लेकिन हमें अजीब इसलिए नहीं लग पाता, हम इसे फील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन में जब सी स्क्वायर की हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी हमारी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो अगर हम 300 मीटर भी यहाँ रखते हैं तो 300 इंटू 300 रखेंगे, और हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू से इतनी छोटी सी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो चेंज कितना आएगा, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। इतना नेग्लिजिबल चेंज है कि हम अपनी बॉडी में उतने मास को फील कर ही नहीं पाते कि हमारा मास कितना इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन शोज if the body increase its velocity या speed, it gain its mass, but charge will not affect, charge will remain same। नहीं है वैसा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखूं अगर मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोंट अफेक्ट द चार्ज। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चार्ज की हम क्या पढ़ते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ दी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ना अभी हमने। अब चार्ज की हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जो हम सब ने ये सब कुछ पढ़ा, ये सब 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कंप्लीट हो जाएगा।
वो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है जरा थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने सब पढ़ा वो इन 3 इक्वेशंस में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आ जाएगा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक सुनिए। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है वो जरा मतलब देखिए। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर मेरे पास क्या है, ये एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी बॉडी, बड़े ध्यान से देखना। मेरे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी में हम करते क्या है, तो मैंने इस बॉडी के पास सपोज टू बी चार्ज है 5 यूनिट का। कितना चार्ज है? इस बॉडी पे चार्ज 5 यूनिट का चार्ज है। तो हम देखते हैं कि 5 यूनिट की चार्ज बॉडी एक कागज को 5 सेंटीमीटर से अपनी तरफ खींच लेती है। तो ताकत कितनी है? 5 सेंटीमीटर तक खींच लेती है। अगर इसका चार्ज 7 यूनिट हो तो कितनी दूरी से खींच लेगी? 7 से। अगर इसकी ताकत 2 यूनिट की हो तो कितने से खींचेगी? 2 से। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना वो उतने डिस्टेंस से उस बॉडी को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो चार्ज बढ़ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसका डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा जिस डिस्टेंस से वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही है। बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अब मेरे पास ये एक बॉडी थी, इस बॉडी को मैं कागज के पास लेके गया, इसने किसको 5 सेंटीमीटर से खींच लिया, मतलब इस बॉडी पे चार्ज कितना है? 5 यूनिट का। अब मैंने क्या करा, इसके साथ एक दूसरी बॉडी को ऐसा टच कर दिया तो ये दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टम बन गया। अब मैं जैसे उस कागज को अपने पास लेके जाता हूँ, कागज के पास लेके जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ 5 सेंटीमीटर से कागज को नहीं खींच पाता, 4 से भी नहीं खींच पा रहा, वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर से कागज को खींच रहा है। तो तू मुझे बता सकता है कि इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर से खींच रहा है, तो अब इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो गया होगा? 2। पहले अकेली बॉडी थी तो कितना था? 5। अब मैंने इसको जोड़ दिया तो कितना रह गया? 2। तो इसका मतलब इस बॉडी को जो मैंने इसके साथ जोड़ी है उस पर चार्ज कितना होगा? 5 को 2 कौन कर सकता है? -3। तो इसका मतलब 5 में जब तूने -3 की ऐसी कौन सी कैलकुलेशन की कि तुझे रिजल्ट 2 मिल जाए? सम एडिशन किया। तो ये एडिशन कौन सा हमारा? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन ही तो है कि 5 को अगर मैं -3 में जोड़ूंगा तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? 2, और ये 2 सेंटीमीटर से खींच के दिखा रहा है। तो इसका मतलब नेचर में अगर मुझे चार्ज किसी सिस्टम पर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, उस पर नेट चार्ज निकालना है, तो क्या तरीका है? उन सबका अलजेब्रिक सम कर दो। इसी तरह से अब मैंने इसके पास एक तीसरी बॉडी रखी। जैसे ही मैं तीसरी बॉडी रखता हूं इसके ऊपर, तो मैं देखता हूं ये बॉडी पूरा सिस्टम अब उस कागज को 8 सेंटीमीटर से अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये 2 थे तो कितने से खींच रहे थे? 2 से। और जब ये तीनों मिल गए तो कितने से खींच रहे? 8 से। तो आप बता सकते हो इस बॉडी पे चार्ज कितना है? 6 प्लस 6। तो कैसे, कौन सा आपने करा? तो 2 को 8 कौन कर सकता है? +6। तो कौन से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कर सकते हो? ऑपरेशन से, एडिशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, हम उसे जितना जितना चार्ज देते चले जाते हैं, प्लस माइनस जो भी देते हैं उन सब का हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक सम कर देते हैं, और सम करके हम ये बताते हैं कि इस बॉडी पर टोटल चार्ज इतना है। नहीं है बात समझ में? तो इसका मतलब चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, और सिंपल अलजेब्रा के मेथड से एक बॉडी पर टोटल गिवन चार्ज की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक बॉडी को रखो, एक पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर 2 बॉडी को टच करो, तो आप देखते हो कि कभी तो वो ज्यादा डिस्टेंस से खींचता है, कभी वो कम से। एक बॉडी को रखा, उसका चार्ज पहले 5 यूनिट का था, उसने 5 सेंटीमीटर से खींच लिया। अब एक बॉडी को मैं 3, इस पर चार्ज 3 यूनिट का है, और जैसे मैं लगाता हूं तो मैं देखता हूं 8 सेंटीमीटर से खींच लेता है। तो मतलब इसकी ताकत अब कितनी हो गई? 8। तो 5 को 3 में मैं ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं जो 5 को 3 के साथ कैलकुलेशन करके, ऑपरेशन करके मुझे 8 दे? एडिशन। तो सिंपल एक अलजेब्रिक एडिशन से हम देखते हैं कि चार्ज की ताकत बढ़ती चली जाती है, माइनस लाओगे तो कम होती चली जाती है। तो ये कौन सा एडिशन हुआ? अलजेब्रिक एडिशन हुआ। तो इसका मतलब चार्ज नेचर में कैसा है? यस, एडिटिव इन नेचर है। और इसको हम बखूबी देख भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास क्या है, ये एक बॉडी है, दिस इज सपोज टू बी ए बॉडी। इस बॉडी को हमने कुछ चार्ज दिया, यहां से इस बॉडी को हमने चार्ज दिया कितना? Q1। इस बॉडी को हमने चार्ज दिया कितना? Q2। इस बॉडी को हमने चार्ज दिया Q3। लेकिन ये चार्ज हमने नेगेटिव दिया, ये भी चार्ज नेगेटिव दिया, लेकिन ये चार्ज कैसा दिया? पॉजिटिव। अब मुझे बताना है इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है। तो बहुत आसान तरीका, तो इस बॉडी पे जो टोटल सिस्टम पे टोटल चार्ज होगा वो इन सब चार्जेस जो हमने इसे दिए इन सब के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अलजेब्रा में साइन के साथ कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ गया? +2 माइनस का Q3। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैंने कुछ चार्ज दिया -2
-2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। तो आप मुझे बता सकते हैं पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है? कितना है एग्जैक्टली कैसे करा आपने? तो 5 को 4 में जोड़ा और 2 को माइनस किया। तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया? एडिशन, अलजेब्रा का एडिशन यूज किया। तो बाय दिस आप बता सकते हो इस बॉडी पे जो चार्ज कितना है? 7 माइक्रोकूलम। समझ आया? उसके बाद अब अगली बात देखो, इसके बाद नई बात आती है नंबर सेकंड। चार्ज जो होता है, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। बारे क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चार्ज नेचर में कैसा होता है बेटे? कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये दुनिया किस चीज से मिलकर बनी है? ये दुनिया मटेरियल से मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है, और हर एक मैटर का, मटेरियल का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कौन होता है? एटम। और हर एक एटम का नेट चार्ज कितना होता है? 0। तो अगर हर एक एटम का नेट चार्ज 0 है तो हर एक मटेरियल का नेट चार्ज कितना है? इस दुनिया का नेट चार्ज कितना है? तो इसका मतलब इस दुनिया का नेट चार्ज 0 है, इस दुनिया का नेट चार्ज कंजर्व है। कैसा है? कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब कितना है? 0 है, कंजर्व है। इसका मतलब ये हुआ चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना चार्ज को हम डेवलप कर सकते। चार्ज नेचर के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। तो चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 बॉडीज हैं, दे आर द 2 बॉडीज। मैंने क्या करा? इन 2 बॉडी को आपस में रब किया। जैसे हम इन 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं तो मैं देखता हूँ ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो मैं बोलता हूँ कि इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो गया 5 यूनिट का। तो मैं बोलता हूँ कि देखो मैंने इस बॉडी पे 5 यूनिट का चार्ज डेवलप कर दिया। तो पहले दुनिया का चार्ज 0 था, अब मैंने उसका चार्ज बढ़ा के कितना कर दिया? 5। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि अगर इस बॉडी पे अगर +5 चार्ज आया है तो पक्का दुनिया में कोई ऐसी दूसरी बॉडी होगी जिसपे -5 आया होगा। तो हम देखते हैं इस वाली बॉडी में -5 है, तो नेट चार्ज अभी भी कितना है? 0। तो इसका मतलब इस दुनिया का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, उसकी क्वांटिटी सीमित है। कितनी है? 0। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उतना ही कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि हमने एक बॉडी को लिया और हमने बोला इस बॉडी पे 50 यूनिट का चार्ज है, 50 यूनिट का चार्ज है। तो हम देखते हैं कि एक सिंगल बॉडी पे अगर 50 यूनिट का चार्ज है तो हमारे पास वहां पे 20 बॉडी रखी है। तो उन 20 बॉडी पे पक्का इन सब सारी बॉडी पे मिला के जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? -50 पक्का होगा। इसीलिए यूनिवर्स का नेट चार्ज कैसा रहेगा? रिमेन कंजर्व। कंजर्व 0 बोलो या कंजर्व बोलो, रिमेन कंजर्व रहेगा। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज नेचर में कैसा रहेगा? रिमेन कंजर्व। और इससे एक रिजल्ट सामने और आया हम लोगों के, इससे एक बात और हमें समझ में आती है कि इस दुनिया में कोई भी एक सिंगल बॉडी या आइसोलेटेड बॉडी, सिंगल बॉडी बोलो या आइसोलेटेड बॉडी, अपने आप कभी भी कोई चार्ज डेवलप नहीं कर सकती। क्या किसी एक बॉडी पर अपने आप चार्ज आ सकता है? नहीं भाई, उसको आने के लिए क्या चाहिए? एक पेयर ऑफ सेट चाहिए। जब एक दूसरी बॉडी इसके साथ आएगी नहीं तब तक इस बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा नहीं। अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना है, नेगेटिव चार्ज लाना है, तो जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरी बॉडी पे क्या आएगा? नेगेटिव। अकेली बॉडी पे अगर चार्ज बढ़ गया दुनिया में तो हम क्या कहेंगे? दुनिया का तो चार्ज ही बढ़ जाएगा, दुनिया का तो कंजर्वेशन का नियम भी फेल हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि एक बॉडी पे, अकेली बॉडी पे कभी चार्ज डेवलप नहीं हो सकता, चार्ज हमेशा पेयर में डेवलप होता है। अगर इस पे पॉजिटिव है तो पक्का दूसरी बॉडी पर नेगेटिव होगा ही होगा। अकेली बॉडी पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो सकता, मतलब अकेली बॉडी का जो चार्ज है वो कितना है? 0। चार्ज कैसा है? कंजर्व है। तो इसका मतलब द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कंजर्व, रिमेन 0। एक बॉडी पे चार्ज नहीं आ सकता, बॉडी के लिए क्या चाहिए? पेयर ऑफ सेट चाहिए। 2 बॉडी होंगी तभी इस बॉडी पे चार्ज आ सकता है, अदरवाइज सिंगल बॉडी पे चार्ज डेवलप नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? नंबर तीसरी बात, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है बेटे, जो चार्ज होता है इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ये हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इज डिस्क्रिएट इन नेचर। ये समझिए इसका अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो चार्ज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, इसका मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जो चार्ज बना हुआ है ना, उस चार्ज की अपनी एक सेट वैल्यू है। नेचर ने अपने चार्ज ऑलरेडी बना रखे हैं, उसने अपने चार्ज बना रखे हैं, और अगर मुझे कोई चार्ज को यूज करना है तो उन्हीं चार्ज में से मैं चार्ज को यूज कर सकता हूं अपनी मर्जी से।
कोई भी चार्ज मैं क्रिएट नहीं कर सकता कि मैं चाहूं कि मेरे पास चार्ज इतना आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए, नहीं हो सकता। नेचर के अंदर जो बने बनाए चार्जेस हैं उन्हीं चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा अनुसार आर्बिट्रेरी हम कोई भी चार्ज इस नेचर से ले नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल सुनिए, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे कि मेरे पास दो बॉडीज हैं। अगर मेरे पास ये दो बॉडीज है, मैंने इन दोनों को रब करा तो इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा नेगेटिव, वो किसके बराबर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का आएगा। तो हम ये बोलते हैं इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। तो एक बात सोचो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक बॉडी ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस बॉडी पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एक बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, एक, तो उस बॉडी पे चार्ज भी कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव, लेकिन आएगा कितना, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर एक बॉडी दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो कितना आ गया, 2e, अरे, और 2e आ गया तो कितना आ गया, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और एक बॉडी अगर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो कितना आ गया, 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक बॉडी अगर चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो कितना आ गया, 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसी तरह से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती जा रही है। अब उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, n। तो उस बॉडी में मैक्सिमम कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, Q इक्वल टू N। नहीं है बात समझ में भाई, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू में, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में हम सबसे मिनिमम कितना चार्ज डेवलप कर सकते हैं एक बॉडी पे, इतना। क्या उससे भी कम चार्ज डेवलप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कम तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्या आधा पौना हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नहीं हो सकता। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कम से कम ट्रांसफर होने से एक बॉडी पे मिनिमम कितना चार्ज डेवलप हो सकता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9। तो ये सबसे बेसिक चार्ज है जो किसी भी एक बॉडी पे डेवलप होगा। इसलिए फिजिक्स में इस वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज कितना होता है हमारा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं नेचर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज कितना बनेगा, इतना। दो ट्रांसफर होगा तो इतना, तीन होगा तो इतना, चार होगा तो इतना, n होगा तो इतना ही तो बनेगा, चार्ज डेवलप होगा। तो अगर मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे एक बॉडी पे चार्ज कितना चाहिए, 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चाहिए, तो क्या मैं किसी एक बॉडी पे इतना चार्ज डेवलप कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि खाली 1.6 के बाद डायरेक्ट कितना बनेगा, 3.2। तो क्या 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम बन जाएगा, नहीं। तो क्या चार्ज मेरी इच्छा से बन जाएंगे, तो चार्ज आर्बिट्रेरी नहीं बनते। जो नेचर ने चार्ज बना रखे हैं, जो उसकी अपनी एक सेट वैल्यू है। सेट वैल्यू क्या है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इतने करोगे तो इतना करोगे, इतना आएगा, उतने करोगे तो इतना आएगा। तो इन्हीं वैल्यू में से हम किसी भी चार्ज को यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से कोई भी चार्ज को हम किसी एक बॉडी पे चाहे कि इतना चार्ज डेवलप हो जाए, नहीं हो सकता। बात समझ आई। तो इसका मतलब चार्ज नेचर में कैसा, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि चार्ज की एक फिक्स वैल्यू है, सेट वैल्यू है। और ये चार्ज होता कितना एक बॉडी पे, तो आंसर है 1 2 3 4 5। n क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं। तो ये जो सारे के सारे ये क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हम बोलते हैं किसी भी एक बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है वो किसके इक्वल होता है, द चार्ज ट्रांसफर ऑन द बॉडी, चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीग्रल तो इंटीजर्स ही तो है, इंटीग्रल और मल्टीपल किससे कर रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जितने फंडामेंटल चार्ज ट्रांसफर होते चले जाएंगे, लेकिन किसमें, इंटीजर्स में, 1 2 3 4, उतने किसी एक बॉडी पर मैक्सिमम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छा से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। तो सोच, अगर मैं इतना चार्ज चाहता हूं 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लगा Q इक्वल टू N होता है। तो मेरा चार्ज मुझे कितना डेवलप करना है, इतना। तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा यानी।
तो जब मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास कितना होता है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 19 से 19 कट गया, इस 1.6 को 2 से डिवाइड करो तो 2 अपॉन में 1.6 को करेंगे तो 2.2 आता है। तो क्या हम 2.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1.2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन 1.2 फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते तो वो चार्ज जो मेरी इच्छा से मुझे चाहिए मुझे कभी मिल नहीं सकता। तो इसलिए चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज हमेशा कैसा होता है नेचर में, डिस्क्रिएट। अपनी तरफ से हम कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। नेचर में जो बना बनाया चार्ज है उसी बने बनाए चार्ज को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्या आपके पास 40 रुपए का नोट है, क्या आपके पास 40 रुपए का नोट है? तो आपके पास 40 रुपए का नोट नहीं हो सकता, 40 रुपए हो सकते हैं। वो भी 40 रुपए इसलिए हो सकते हैं क्योंकि नेचर में 40 रुपए आप बना सकते हो। कि आपके पास 1 रुपए का नोट होता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 100 हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पास 20 का भी नोट है तो आप उनको एडिशन करके आप 40 ले सकते हो, लेकिन 40 का नोट नहीं ले सकते। अब मेरे पास मिनिमम चार्ज कितना होता है 1.6 और 3.2। अगर नेचर के अंदर आपके पास सिर्फ नोट, बात समझ आ गई ना, कितना है बेटे 1.6 इंटू 10 के बारे में, और नेचर में दूसरा चार्ज इतना, तो मैं कभी इन दोनों के बीच के चार्ज को ले नहीं सकता। एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे कि मेरे पास कभी 40 रुपए का नोट नहीं हो सकता क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल होता तो हम इसको यूज भी कर लेते, तो उसकी भी अपनी एक सेट वैल्यू है। ये इसका मतलब होता है जैसे चार्जेस क्वांटाइज्ड इन नेचर। उसके बाद एक छोटी सी बात, तो इससे ना ग्राफ बनता है, एक समझ आती है हमें कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ को एक्सप्लोर करूं, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आता है। कैसा आता है देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं यहां पर देखिए, क्या चार्ज नेचर के अंदर ग्राफ की बात करें, दिस इज क्यू और ये क्या है, दिस इज एन, और ये चार्ज मेरा किसमें है 10 की पावर माइनस 19। तो हम देखते हैं कि जब चार्ज एक बॉडी पर ये कितना है 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या नेचर में मुझे चार्ज इस तरह से मिलता है? आंसर है नो। ये ग्राफ क्या कहता है मुझे, लीनियर ग्राफ। ये ग्राफ बताता है कि हम 0 के बाद ये कितना था 0, क्या है 0, उसके बाद ये कितना है, दिस इज 0.1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये कितना है 0.2 इलेक्ट्रॉन, 0.3 इलेक्ट्रॉन, 0.4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या 0.1 इलेक्ट्रॉन भी करंट वो चार्ज बनाता है? क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर चार्ज बनाता है? क्या 0.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? क्या 0.4 हो सकता है? अरे इसका मतलब तो यह है कि चार्ज कैसा है 0 से 1 के बीच में 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, 0.3 भी आता है, 0.4 भी आता है। इसका मतलब हर एक 0.1 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहा है, 0.2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहा है, 0.3 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होकर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहे हैं। कैसा होता है? तो इसका मतलब जब ऐसा होता नहीं है तो ये ग्राफ कभी लीनियर हो ही नहीं सकता। मेरी बात को बड़े गौर से करना, गलत हो जाएगा पेपर के अंदर। तो इसका मतलब जब चार्ज किसी एक बॉडी पर डेवलप करना होता है उसके लिए ये लीनियर ग्राफ डेवलप नहीं हो सकता। इसका तो मतलब ये चार्ज हमेशा हर वैल्यू पे मिल रहा है, चार्ज हर वैल्यू पे मिल रहा है। अरे 1 से पहले इस हर वैल्यू पे नहीं मिल रहा मुझे चार्ज, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये ग्राफ एक्सप्लोर इसमें नहीं होता है, ग्राफ गलत है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है इसका जरा आप देखिए। इसके ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, अगर यहां पर बात करें ये कितना है 0, तो हम यहां पर देखते हैं कि अगर मेरा चार्ज जब तक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा नहीं तो क्या मुझे चार्ज मिल जाएगा। ये कितना है 1.6, ये कितना है 3.2, ये कितना है 4.8, ये कितना है 6.4। अब ये बता कि जब तक मेरा 0 के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा 1, तो जब 1 ट्रांसफर होगा तो मुझे मिनिमम चार्ज कितना मिलेगा, ए इतना। अरे इतना ही तो मिलेगा। क्या मुझे चार्ज मिला यहां तक? कोई नहीं मिला। तो मेरा कितना चार्ज था 0, लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो मुझे मिनिमम चार्ज कितना मिला 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या उसके बाद मैं 1.2 1.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं। उसके बाद डायरेक्ट में मुझे कितना मिलेगा 3.2। नहीं है समझ में? क्या उसके बाद कोई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके बाद डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा, यस 4.8। तो क्या इस बीच में मुझे कोई चार्ज मिलेगा? नहीं। तो चार्ज की हमेशा वैल्यू कितनी बनी रहेगी इसके बीच में 3.2। उसके बाद कितना मिला मुझे 4.8, फिर उसके बाद 4.8 के साथ कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है कोई? नहीं। तो हमेशा चार्ज कितना बना रहेगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19। उसके बाद अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो मुझे कितना मिलेगा 6.4। तो इसका मतलब चार्ज हमेशा किस तरह से इंक्रीज होता है, स्टेप वाइज।
अरे कैसे इंक्रीज हो रहा है? स्टेप वाइज ही तो इंक्रीज होता जाएगा। क्या लीनियर में बना? नहीं। तो इसका मतलब पहले अगर मुझे 1.6 मिलता है तो फिर कितना मिलेगा? 3.2, फिर कितना मिलेगा? 4.8, फिर कितना मिलेगा? 6.4। इस बीच में यहां से यहां तक की चार्ज में की हमेशा वैल्यू कितनी बनी रहेगी? 1.6। और 1 से 2 से 3 के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हमेशा वैल्यू कितनी बनी रहेगी? 3.2। तो चार्ज ऑलवेज डेवलप ऑन द बॉडी इन द स्टेप वाइज नेचर। नहीं है बात समझ बेटे बात? तो इसका मतलब ये है चार्ज डेवलप ऑन द बॉडी ऑलवेज इन स्टेप वाइज। ये आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए, ये ग्राफ ज्यादातर गलत होता है। बात समझ आई? उसके बाद अगली टॉपिक देखिए। उसके बाद बेटे हमने देखा कि चार्ज की प्रोडक्शन करने के लिए, चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या था? दिस इज कॉल्ड क्या? रबिंग। आज दूसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्या? कंडक्शन। और तीसरा पढ़ेंगे इंडक्शन। या सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्शन और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन। तो एक एक करके देखिए। मेथड ऑफ चार्जिंग में नंबर दूसरा आता है हम लोगों के सामने, दिस इज कॉल्ड क्या? इंडक्शन। इसे पूरा नाम होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली हम करते क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली हम करते क्या है कि हमारे पास सपोज टू को हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये एक अनचार्ज बॉडी है। अगर ये एक अनचार्ज बॉडी है तो इसका मतलब क्या है? अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे? इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होंगे भाई। तो नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव भी होंगे पक्का इसके अंदर। अगली बात सुन। अब हमने क्या करा, इसके पास ना एक हमने ये रख रखी है क्या? जैसे चार्ज बॉडी। इसके ऊपर क्या है? चार्ज बॉडी। दिस इज कॉल्ड क्या? चार्ज बॉडी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में एक शब्द सबसे पहले सुनो, इंडक्शन का मतलब क्या होता है। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम फिजिक्स में एक इंडक्शन शब्द यूज करेंगे, इंडक्शन शब्द का मतलब ये होता है कि नेचर में किसी भी एक बॉडी में, नेचर में किसी भी एक बॉडी में बिना टच करे किसी भी चीज का इफेक्ट ला देना क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। फिर से इंडक्शन क्या है? एक वो मेथड होता है जिसमें किसी भी एक बॉडी में किसी भी चीज का इफेक्ट ला देना लेकिन बिना टच करे। दिस मेथड इज नोन एज क्या? इंडक्शन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, दुनिया भर के इंडक्शंस पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, लेकिन इंडक्शन में हमेशा क्या करेंगे? बिना टच करे। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं? चार्ज। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है। इस न्यूट्रल बॉडी में बिना टच करे हम क्या करेंगे? चार्ज की प्रोडक्शन करेंगे। ये जो मेथड होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलेंगे। ये बात समझ में आती है? अब देखो कैसे करते हैं। इसके लिए हमने करा क्या कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी थी और ये क्या है? चार्ज बॉडी। तो इस अनचार्ज बॉडी के पास ना हम इस चार्ज बॉडी को लेकर जाते हैं। चार्ज बॉडी कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज लो या नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इस अनचार्ज बॉडी के पास जैसे हम इस चार्ज बॉडी को लेकर जाते हैं तो इसका रिजल्ट हम ये ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज चार्ज और ये क्या थी हमारी? दिस इज अनचार्ज बॉडी। तो रिजल्ट हम ये देखते हैं कि इस अनचार्ज बॉडी में ये जो चार्ज बॉडी थी ये इस अनचार्ज बॉडी में से अपोजिट चार्ज को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव इस न्यूट्रल बॉडी में से नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेते हैं क्लोज एंड पे, लेकिन इसके पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल। तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फार एंड पे क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, वो यहां पे जाके इकट्ठे हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचते हैं और पॉजिटिव को रिपेल करते हैं। रिजल्ट ये मिला कि इस मेटल के अंदर, इस अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। किसका सेपरेशन हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। तो इसी बॉडी के अंदर अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। पहले भी कितना था? 0। बस फर्क ये हुआ कि नेगेटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो गए। दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या? पोलराइजेशन। क्या होता है? तो पोलराइजेशन एक वो मेथड होता है जिसमें जब हम किसी एक पोलराइजेशन को होता है अलग अलग कर देना। तो पोलराइजेशन एक वो मेथड होता है जिसमें जब भी हम किसी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी में उसके जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या? पोलराइजेशन। जैसे कि ये दो दोस्त पक्के हैं, इसके ये तीसरा दोस्त आया, इनके कान में, दोनों कान में कुछ कह दिया, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो हम कहेंगे इसने पोलराइजेशन कर दिया किसमें? इन दोनों में।
बात समझ आ रही है? तो पोलराइजेशन इज द सेपरेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज में सेपरेशन क्या कहलाता है? किन्हीं भी दो क्वांटिटीज में सेपरेशन क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। अब आगे देखिए, तो यहां पर क्या हो गया इनमें, दिस इज कॉल्ड क्या? पोलराइजेशन। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये वाले जो चार्जेस होते हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है एक फोर्स के थ्रू, दिस चार्जेस इज नोन एज क्या? बाउंड चार्जेस। क्या कहते हैं इनको? बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस। ओके, अब तू सोच, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं? रिपेल। और ये आपस में भी सारे के पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? आपस में भी रिपेल। तो रिपल्शन करने से इन सब पार्टिकल के बीच में क्या लग रही है? एक फोर्स। उस फोर्स के इफेक्ट में सारे चार्ज पार्टिकल इस कंडक्टर को, इस वाले बॉडी को छोड़ के इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो निकल जाए? किसने मना किया? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? एयर। एयर इज द बैड कंडक्टर विच नॉट अलाउ द चार्ज टू फ्लो। तो इसका साथ छोड़कर, इस कंडक्टर को छोड़ के चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। अगर ये बाहर नहीं जा सकते और इन सब चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्शन की फोर्स लग रही है, तो रिपल्शन से लगने से इनके बीच में क्या बढ़ेगा? टेंशन। टेंशन बढ़ने से क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। तो हम देखते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ गया। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? इसी कंडक्टर को हमने लिया, यस, दिस इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और इसके इस एंड पर कौन सा चार्ज है? दिस इज नेगेटिव। और यहां पर कौन सा चार्ज है? दिस इज पॉजिटिव। अब हमने क्या करा, क्योंकि इसने तो इसे बाउंड किया हुआ है, अब हमने तीसरे स्टेप में क्या करा? अब ये चार्ज को चलने के लिए क्या चाहिए? दो शर्त है। एक तो रास्ता चाहिए, रास्ता कौन देते हैं? कंडक्टर। और दूसरा क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या करा? इस वाली बॉडी को यहां पर एक कंडक्टर से अर्थ के थ्रू क्या करा? कनेक्ट कर दिया। ये सिंबल किसका होता है? अर्थ का होता है। किसका होता है बेटे? अर्थिंग का, जो हमने पीछे बनाया था। दिस इज कॉल्ड क्या? अर्थिंग। या ये किसके साथ कनेक्ट कर दिया? अर्थ के साथ। बात समझ में? अब एक बात बताओ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर अर्थ के साथ कनेक्ट करा, तो हमें पता है हमारी धरती माता का पोटेंशियल कितना है? 0। और इसका पोटेंशियल कैसा है? हाई है। और चार्ज चलना चाहते हैं, चलने के लिए रास्ता मिल गया। रास्ता किसने दिया? कंडक्टर ने दिया। इसका पोटेंशियल कैसा? हाई। इसका पोटेंशियल कैसा? लो। चार्ज कैसे फ्लो करते हैं? तो हम देखते हैं सारे के सारे चार्ज किस में चले गए? अर्थ में। जैसे ही सारे के सारे चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम देखते हैं इस बॉडी में सिर्फ क्या रह गए? नेगेटिव चार्ज। तो फाइनली इस बॉडी में क्या डेवलप हो गया? चार्ज। चार्ज इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? इंड्यूस। क्यों? क्योंकि हमने बिना टच करे चार्ज बनाया। तो हम बोलते हैं चार्ज क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस हो गया इस बॉडी में। क्या हो गया? चार्ज इंड्यूस। और ये वाला वो फिनोमिना जब हम किसी एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके जाते हैं और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अनचार्ज बॉडी में पोलराइजेशन हो जाता है, देन आफ्टर उसी अनचार्ज बॉडी को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उस अनचार्ज बॉडी में चार्ज की प्रोडक्शन हो जाती है, चार्ज की डेवलपमेंट हो जाती है, एंड दिस चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज। एंड दिस फिनोमिना जो हमने किया अब तक सारा, दिस इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। नहीं है समझ में? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी में अगर मुझे चार्ज को परमानेंट सेट करना है, मैं चाहता हूं इस बॉडी में चार्ज हमेशा बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे, तो उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, दो ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहला ऑप्शन ये है, बड़े ध्यान से सुनना, एक क्विज है कि मुझे इस बॉडी में परमानेंटली चार्ज बनाना, हमेशा चार्ज बना रहे, तो उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त सुनना, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पहले स्टेप में मैं इस कंडक्टर को कट कर दूं, क्या कर दूं? डिस्कनेक्ट कर दूं, ये नंबर फर्स्ट है। और दूसरे स्टेप में मैं क्या करूं? इस वाली जो हमारी चार्ज कंडक्टर थी इसको मैं दूर कर दूं, तो क्या इस बॉडी में परमानेंटली चार्ज बना रहेगा? ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त सुन, दूसरा केस सुन। दूसरे केस में हमने उल्टा करा। क्या करा? दूसरे केस में सबसे पहले हमने क्या करा? यहां पर इस वाली कंडक्टर को, ये दूसरा केस ये हो गया ना, पहले तो हमने पहले केस में इसको कट किया, फिर दूसरे स्टेप में इसको दूर कर लिया। अब दूसरे केस में हमने इसका उल्टा किया। पहले केस में क्या करा? इसको दूर किया, पहले केस में दूर किया, दूसरे केस में क्या करा? इसे कट कर दिया। तो पहले केस में इस बॉडी में परमानेंटली चार्ज सेट रहेगा, बना रहेगा, ये दूसरे केस में? तो आंसर है केस फर्स्ट में। वेरी गुड। क्यों? जरा ध्यान से सुनो। अगर ये अर्थ के साथ ऐसा कनेक्ट है, ध्यान से सुनो, अगर ये अर्थ के साथ ऐसा कनेक्ट है, तो अगर मैंने इसको अर्थ के साथ इसका कनेक्शन हटा दिया, तो इसका मतलब अब चार्ज को चलने का तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा।
अच्छा, अब मैंने इस वाली जो चार्ज बॉडी थी इसको दूर किया। जैसे मैं चार्ज बॉडी को इससे दूर करता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन की फोर्स कम होती चली जाएगी, और मैं इसे बिल्कुल उठा के इन्फिनिटी पे ले गया, बहुत दूर ले गया, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अब अट्रैक्ट नहीं करता। जब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपेल। रिपल्सन से इनके बीच में क्या बढ़ेगी? टेंशन, क्योंकि बाहर तो निकलनी। तो ये सारे के सारे चार्ज इसके अंदर फैल गए। अब फैल के ये सारे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए क्या नहीं है? रास्ता ही नहीं। तो सारे के सारे चार्ज इसमें तो फंस गए, क्या बाहर निकल गए? तो इसके अंदर परमानेंटली चार्ज सेट हो गया। नहीं आया समझ में? रिपीट करूं? शुड आई रिपीट? आगे दूसरे केस में सुन, अगर मैं दूसरे केस में ऐसा करता कि भाई पहले मैं इस कंडक्टर को इस कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर को इससे दूर लेके जाता, तो जैसे मैं दूर ले गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगने वाली फोर्स तो 0 हो गई। जैसे 0 होंगी तो सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करते के साथ उन्हें चलने के लिए एक रास्ता चाहिए था, जो मिल गया, सारे चार्ज अर्थ में चले गए, तो बॉडी फिर से क्या हो गई? न्यूट्रल। तो सबसे पहला तरीका हमेशा क्या होता है? अगर मुझे एक बॉडी में परमानेंटली चार्ज को डेवलप करना है, इंड्यूस रखना है, तो सबसे पहला होगा कि पहला डिस्कनेक्ट करो फिर उसको दूर ले जाओ। तो उस केस में हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब एक छोटी सी बात, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में अगर मुझसे बोला जाता है कि किसी एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज को डेवलप करो, चार्ज की प्रोडक्शन करो, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम अनचार्ज बॉडी में चार्ज की प्रोडक्शन करते हैं वो चार्ज कौन से नेचर का होता है? वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो आंसर है ये डिसाइड करता है हमारी चार्ज बॉडी। तो जब भी मैं कोई चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा, अगर उसका चार्ज पॉजिटिव है तो वो अपोजिट चार्ज डेवलप करेगा, कौन सा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे बोला जाता है कि एक अनचार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज की प्रोडक्शन करो, तो मैं समझ जाता हूं, और बिना टच करके करो, तो हम किसका मतलब जो चार्ज बॉडी लेके जाएंगे वो कौन सी लेके जाएंगे? पॉजिटिव। और मुझे अनचार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो मैं कौन सी बॉडी लेके जाऊंगा? नेगेटिव। और बिना टच करे मुझमें चार्ज की प्रोडक्शन करते हैं। मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूं, कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों में फर्क ये होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ करते हैं, उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एक मेटल के ऊपर चार्ज हो भी सकता हो, नहीं भी। भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर है तो क्या होगा? चार्ज नहीं होगा। और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, ले लिए तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एक मेटल के पास चार्ज हो या नहीं हो, उससे ये मतलब नहीं है कि वो चार्ज चलना अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो अगर कंडक्टर है तो चार्ज को चलना हमेशा अलाउ करेगा ही करेगा, चार्ज हो या ना हो। तो इसी तरह से इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ नहीं करते, वो पाथ देते हैं चलने के लिए यार। तो कंडक्टर चलने के लिए पाथ देते हैं, लेकिन इंसुलेटर चलने के लिए पाथ नहीं देते। अब अनचार्ज कंडक्टर पे चार्ज हो या ना हो, लेकिन उसका काम क्या है? चार्ज को नहीं चलने दूंगा। तो कोई बाहर से अगर मैं चार्ज दूं तो उसको रास्ता चलने का नहीं देते, कौन? इंसुलेटर। बात समझ आ रही है? लेकिन ध्यान रखना, इंडक्शन में हमेशा क्या करते हैं? बिना टच करे चार्ज की प्रोडक्शन करते हैं, और चार्ज हमेशा अपोजिट डेवलप होगा। जो हम चार्ज कंडक्टर है उसके नजदीक लेके जाएंगे अनचार्ज कंडक्टर के पास। अनचार्ज कंडक्टर के पास अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो अनचार्ज कंडक्टर में नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? इसके बाद एक नेक्स्ट और लास्ट देखिए, ये पहला मेथड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर हो गया। तो इट इज द मेथड, इसमें लिखने के लिए लिखें तो इट इज द मेथड in which when a charged body is bring closer to uncharged body, it became charged. It became charged when it connected to earth without touching bodies, called क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इंडक्शन में फिर से याद रखना कौन सा चार्ज डेवलप होगा? अपोजिट। जो चार्ज बॉडी लेके जाते हैं उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। क्लियर? उसके बाद अब देखो कंडक्शन मेथड, क्या देखते हैं? कंडक्शन मेथड नंबर 3। कंडक्शन के लिए शर्त क्या है? कंडक्शन में भी हम किसी भी एक बॉडी के अंदर कोई भी हमें अनचार्ज बॉडी दे रखी है तो उस अनचार्ज बॉडी में भी हम चार्ज की प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं? टच करते हैं। क्या करते हैं? टच।
और इसमें दूसरी शर्त यह है कि जो हमारे पास एक अनचार्ज मटेरियल, अनचार्ज बॉडी है, वो बॉडी मस्ट बी कंडक्टर। क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर होगा तो नहीं होगा, क्या होगा? कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन इंडक्शन के लिए दोनों हो सकते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? इंडक्शन में क्या करते हैं? बिना टच करे करते हैं, बिना टच करे। लेकिन जिस बॉडी में हम चार्ज बनाना चाहते हैं, जिस बॉडी में हम चार्ज बनाना चाहते हैं, वो कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी। लेकिन कंडक्शन में क्या करते हैं? हम टच करके चार्ज को डेवलप करेंगे अनचार्ज बॉडी में। लेकिन वो अनचार्ज बॉडी हमेशा कैसी होनी चाहिए? कंडक्टर होनी चाहिए। जैसे कि देखो, हमारे पास ये एक बॉडी है और हमारे पास ये एक अनचार्ज बॉडी है। इसका मतलब जितने से पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इसका नेट चार्ज कितना है? 0। तो ये बॉडी क्या है? अनचार्ज है। लेकिन ये अनचार्ज तो लेकिन है क्या? कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो चार्ज को चलना अलाउ करते हैं। और यहां पर मेरे पास क्या रखी है? एक चार्ज बॉडी है। क्या है? चार्ज बॉडी। इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। अब एक क्वेश्चन को सुनो, और इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और आपको समझना चाहिए ये चीज। एक छोटी सी एनालॉजी बना रहा हूं, उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बॉडी कौन सी है? चार्ज। सब लोग एक देखकर मुझे एक चीज बताएंगे, ये एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है। दोनों कंटेनर कैसे हैं? एक जैसे साइज के हैं। तो फिजिक्स में आज के बाद जब दो मटेरियल एक जैसे साइज के होंगे, उनके लिए सब यूज करेंगे आइडेंटिकल। क्या यूज करेंगे? आइडेंटिकल। ये याद रखना न्यूमेरिकल्स में भी। तो ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, साइज एक जैसा है। अब गुड़िया मैंने क्या करा? इसके अंदर पानी भर दिया, इसके अंदर भी पानी भर दिया। तो आप बता सकते दोनों में किस में पानी ज्यादा है? ए में या बी में? ए में पानी ज्यादा है, बी में पानी कम है। ठीक है ना? तो पानी क्या है? चार्ज। तो दोनों में से देख के बताओ चार्ज किस में ज्यादा है? ए में चार्ज ज्यादा है, बी में चार्ज कम है। क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी। किसका लेवल ज्यादा है? ए का, बी का? ए का लेवल क्या है? पोटेंशियल mgh। तो हम बोलेंगे ए का पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा है, और बी का पोटेंशियल कम है। तो अभी ए का पोटेंशियल भी कैसा ज्यादा है? किससे? पोटेंशियल ऑफ बी। डन। अच्छा, अब हमने क्या करा? इन दोनों को एक पाइप के थ्रू जोड़ दिया। तो आप में से कोई एक जन मुझे बता सकता है कि पानी कैसे फ्लो करेगा? ए टू बी या बी टू ए? ए का क्या ज्यादा है? पोटेंशियल। बी का क्या कम है? तो इसका मतलब पानी क्या है? चार्ज। तो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। और लेवल बराबर होने से, अब इन दोनों का लेवल बराबर हो गया, लेवल बराबर हो गया दोनों का। अगर दोनों का लेवल बराबर हो गया तो दोनों में क्या बराबर आ गया? पोटेंशियल बराबर हो गया। अब पोटेंशियल अगर दोनों में बराबर हो गया तो आप बता सकते हो दोनों में किसमें पानी ज्यादा है? सेम है। तो एक फिजिक्स में एक चीज सीख ली कि अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दो आइडेंटिकल बॉडीज है, और उन दोनों आइडेंटिकल बॉडीज को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। और तब तक फ्लो करेगा हमेशा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अगर दोनों का आइडेंटिकल साइज है तो आफ्टर फ्लो दोनों के चार्ज भी कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। नहीं आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर टचिंग होगा क्या? इन दोनों को जब एक दूसरे के साथ टच कर दोगे तो आफ्टर टचिंग दोनों के पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या वही वाला पोटेंशियल था जो पहले था? नहीं, पोटेंशियल बदल जाएंगे लेकिन एक बराबर होंगे। क्या दोनों के चार्ज बराबर होंगे अब फिर टच करने के बाद? यस। तो बिल्कुल दोनों में चार्ज भी कैसे होंगे? बराबर। ये क्यू ए डैश हो गया और ये क्यू बी डैश है। अगर इसमें 4 लीटर पानी था, इसमें 2 लीटर पानी था, तो टच करने के बाद दोनों में कितना कितना पानी आएगा? 3 लीटर। तो Q1 कर प्लस Q2 अपॉन में 2 कर दो। नहीं है बात समझ में? भाई इसमें 10 लीटर है, इसमें 0 पानी है, तो जब दोनों को टच करोगे तो दोनों में पानी कैसा आएगा? बराबर। कितना कितना? 5 कैसे करा? दोनों को एवरेज निकाल लिया, 10 प्लस 0 अपॉन में 2, तो 5 आ गया दोनों के। तो ये बात कब तक सत्य है? ये बात तभी सत्य है कि चार्ज दोनों बराबर आएंगे जब दोनों आइडेंटिकल हो। तो एक बात तो नियम से याद कर ली कि जब भी हम दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, चार्ज तो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगा, लेकिन तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर आइडेंटिकल साइज है, साइज भी बराबर है, तो दोनों के चार्ज भी बराबर ही डेवलप होंगे। अब एक दूसरा केस सुन, इसी में अगर मैं तुझसे बोलता हूं ये कंटेनर है और एक कंटेनर ये है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है,
ए और ये बी, पानी किस में ज़्यादा है? बी में पानी ज़्यादा है, बी में पानी ज़्यादा, पानी क्या है? चार्ज, और इसमें पानी कैसा है? कम। तो इसका मतलब क्या है? क्यू बी इज ग्रेटर देन क्यू ए। दोनों में से किसका लेवल ज़्यादा है? ए का। तो इसका पोटेंशियल कैसा है? ज़्यादा है। इसका पोटेंशियल कैसा है? कम। तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। अब हमने क्या करा, इन दोनों को एक पाइप के थ्रू ऐसा जोड़ दिया। आप बता सकते हो पानी कैसे फ्लो करेगा? ए टू बी। ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब चार्ज कैसे फ्लो करा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए। अब दोनों के लेवल बराबर हो गए। अब ये बता, आफ्टर टचिंग, आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग अब दोनों के पोटेंशियल कैसे हो गए? सेम नहीं हो गए? अब बता कि दोनों में पानी बराबर है, चार्ज बराबर नहीं है। तो याद कर लिया, जब अनआइडेंटिकल साइज होते हैं, अनआइडेंटिकल साइज होते हैं तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन चार्ज बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है। इन चार्ज, अब ये चार्ज होगा कितना, इसको हम कैपेसिटर वाले चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो लेकिन एक बात तो समझ में आई, मेरे चार्ज अब दोनों बराबर नहीं रहेंगे, इज नॉट इक्वल। अब इसमें एक बात सोच, ये लगाओ यहाँ पे, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अगर ये बॉडी आइडेंटिकल हो या आइडेंटिकल नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इस बॉडी को इस बॉडी से टच किया, तो अच्छा कोई ऐसा रूल है कि इसमें चार्ज हायर चार्ज टू लोअर चार्ज फ्लो करते हैं या लोअर चार्ज टू हायर? ऐसा कोई नहीं। तुझे पता है कि पानी यहाँ पर कैसा था, उस वाले के इसमें ज्यादा था, इसमें कम, तो कैसे फ्लो कर रहा था? हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसमें पानी कम था, इसमें पानी ज्यादा था, तो अभी किसका फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, चार्ज चाहे कहीं ज्यादा हो या कहीं कम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं है समझ में? इसी तरह से इसमें चार्ज कितने भी ज्यादा हो मान लो, या इसमें कितने भी चार्ज ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको इसके साथ टच कर रहा हूं और अभी इसमें चार्ज कितना है? 0, तो इसका पोटेंशियल तो 0 ही होगा। इसका पोटेंशियल कैसा है? ज्यादा है। और अगर मैं इसको इससे टच करूंगा तो चार्ज कैसे फ्लो करेंगे? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेंगे? अरे बस जब तक कि इसको टच कर दिया, टच करके तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, दोनों के पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। अब इसने कुछ चार्ज इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब जब चार्ज इसने कुछ ट्रांसफर कर दिए तो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर थे, अब इसमें पॉजिटिव आ गए, तो पॉजिटिव आ गए तो इस बॉडी में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसने आने क्यों दिया? इसने आने क्यों दिया? क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर चार्ज को चलना अलाउ करते हैं। अगर ये इंसुलेटर होता तो क्या चार्ज को अंदर जाने देता, एंट्री करने देता? बिल्कुल भी नहीं करने देता। तो क्या चार्ज डेवलप हो जाता है? तो कंडक्शन मेथड के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। नहीं है बात समझ में? तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसमें चार्ज डेवलप कर दिया। तो हियर प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस चार्ज। तो ये मेथड क्या हुआ? चार्ज की प्रोडक्शन का। अब इसमें क्या था, कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन में ये फर्क होता है। इंडक्शन में जो चार्ज बॉडी हम लेकर जाते हैं उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, और कंडक्शन में सेम चार्ज जो चार्ज बॉडी लेकर जाते हैं उसी के जैसा नेचर वाला चार्ज डेवलप होता है। अब ये हमारे ऊपर, हमसे बोला जाता है कि यार एक न्यूट्रल बॉडी में एक न्यूट्रल बॉडी दी है और मुझे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दी है, तो मुझे बोला जाता है इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाओ, तो मैं क्या करूंगा? टच करके बना दूंगा अगर ये कंडक्टर है तो। और मुझे बोला जाता है इसमें नेगेटिव बनाओ तो इंडक्शन से बना दूंगा। तो वी हैव द अनदर मेथड, फर्स्ट रबिंग, सेकंड इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन, जिन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसमें चार्ज की प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।